लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी के चैप्टर 4 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य एवं रोग। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है और ये रोग क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग WHO की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य की क्या परिभाषा होती है। जान लें कि WHO है क्या। तो दोस्तों WHO जो है इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं इसको। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। WHO के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, इसके लिए कुछ मानदंड दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये मानदंड क्या क्या होते हैं। तो पहला है दोस्तों कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, अर्थात समस्या जो है वो समस्या का विहीन होना भी स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है। अगला है दोस्तों कि किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। दोस्तों WHO के गाइडलाइन के अनुसार जो है अच्छे स्वास्थ्य की कुछ शर्तें दी गई हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको देखेंगे कि कौन कौन से शर्तें हैं जिससे हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वो है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार हमारे स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छी शर्तों में से आती है। दूसरा है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। तीसरा है स्वच्छ भोजन एवं जल की प्राप्ति। चौथा है दोस्तों शुद्ध एवं स्वच्छ हवा की प्राप्ति। और पांचवा है व्यायाम एवं विश्राम। और छठा है दोस्तों व्यसन मुक्त होना। अर्थात ये सारी कंडीशंस अगर हम फॉलो करते हैं तो हम स्वास्थ्य की श्रेणी में आते हैं। ये WHO के गाइडलाइन के अनुसार है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस चैप्टर में स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको जितने भी क्वेश्चनों के सही आंसर आते हैं दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ऑप्शन है पहला मलेरिया, टिटनस, मोटापा और हेपेटाइटिस। तो डियर संक्रमित पेयजल से फैलने वाला जो रोग होता है वो हेपेटाइटिस होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एड्स का कारक है। ऑप्शन है फंजाई, प्रोटोजोआ, HIV, बैक्टीरिया। तो दोस्तों एड्स जो फैलता है वो HIV वायरस के कारण फैलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाला रोग को डैश कहते हैं। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग होते हैं। तो ऑप्शन है मधुमेह, घेंघा, पोलियो और TB। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो मधुमेह होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मधुमेह। दोस्तों घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा होता है। पोलियो दोस्तों ये वायरस से होने वाला रोग है। और टीबी जो है यह भी एक घातक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्लाइकोजन आपके शरीर में किस अंग में संग्रहित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है गुर्दा में, यकृत में, मांसपेशियों में, यकृत एवं मांसपेशी दोनों में। तो दोस्तों ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारे शरीर के यकृत एवं मांसपेशी दोनों में संग्रहित होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी भी शरीर का स्वस्थ रहना निम्नलिखित में से किस बातों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है असामान्य आनुवंशिक गुण, प्रदूषण रहित वातावरण और संक्रमित पोषण और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी भी रोग के संक्रमण में कौन सी सीमा रेखा के पहले टूटने की संभावना रहती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो प्रथम सीमा रेखा होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो सबसे अधिक संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है आयोडीन, आयरन, तांबा और जस्ता। तो दोस्तों एनीमिया नामक जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर में मुख्य रूप से आयरन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आयरन, दोस्तों आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंघा होता है, और आयरन की कमी से पता ही है आपको कि एनीमिया होगा। और तांबा की कमी से हमारे शरीर में विल्सन नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निद्रा रोग उत्पन्न करता है। ऑप्शन है दोस्तों ट्रिप्नोसोमा, कवक, वायरस, प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ट्रिप्नोसोमा होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों की रतौंधी कैसा रोग है। ऑप्शन है आनुवांशिक रोग, हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाला रोग, कुपोषण से उत्पन्न रोग और विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग। तो दोस्तों रतौंधी जो है मुख्य रूप से आंख को प्रभावित करता है और यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रंगों के प्रति अंधापन कैसा रोग है। ऑप्शन है आनुवांशिक रोग, हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग, कुपोषण से उत्पन्न रोग और विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग। तो दोस्तों रंगों के प्रति अंधापन जो है वो मुख्य रूप से एक आनुवांशिक रोग है जिसे कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्कर्वी किसकी कमी से उत्पन्न होता है। दोस्तों ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है वो दोस्तों आंवला इसका मुख्य स्रोत होता है। तो आंवला को अगर हम अपने भोजन में शामिल करते हैं तो विटामिन शरीर में इसकी पूर्ति होते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेलाग्रा किसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों पेलाग्रा जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेचिस या डिसेंट्री किसके संक्रमण से होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, किसी से भी नहीं। तो दोस्तों पेचिस या डिसेंट्री नामक जो रोग होता है वो जीवाणु और प्रोटोजोआ दोनों के सहयोग से होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों के संक्रमण के कारण ही पेचिस या इसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है। ऑप्शन है डायरिया, हैजा, एड्स, हीमोफीलिया। तो दोस्तों डायरिया ये भी संक्रामक बीमारी है, हैजा ये भी संक्रामक बीमारी है, एड्स भी संक्रामक बीमारी है। दोस्तों हीमोफीलिया जो है वो आनुवांशिक बीमारी है, ये संक्रमण के कारण नहीं फैलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न बीमारी में से किस बीमारी को रोकने में शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र सफल नहीं हो पाया है। दोस्तों ऑप्शन है एड्स, हेपेटाइटिस बी, कैंसर और सभी को। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम पाई जाती है जिसे हम लोग प्रतिरक्षक तंत्र के नाम से जानते हैं वो एड्स, हेपेटाइटिस बी और कैंसर जैसी जो बीमारी होती है इसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी बीमारियों के लिए हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो रोकने में सफल नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न लक्षणों में से किस लक्षण से कुछ संक्रमण होने की जानकारी होती है। तो दोस्तों अब ज्वर का मतलब होता है हल्का बुखार का आना, सूजन अगर कहीं पे आ जाती है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें कोई ना कोई बीमारी का संक्रमण हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी लक्षण अगर दिखे तो हम संक्रमित हो चुके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न विकल्पों में कौन जीवाणु को रक्त में प्रवेश करने से रोकता है। तो दोस्तों ऑप्शन है उल्टी, दस्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे ही हमारे शरीर पर किसी जीवाणु का प्रकोप होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगता है तो वहाँ पर अगर उल्टी होती है या दस्त होता है लगातार तो वो संक्रामक जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उल्टी एवं दस्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जन्म के समय ऊपरी ओठ का फटा होना किस तरह का रोग है। ऑप्शन है संक्रमित, तीव्र, पैदाइशी और वंशानुगत। तो दोस्तों जिस माता पिता में अगर ये मतलब उनके माता पिता के ओठ कटे या फटे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके अगले पीढ़ी के जो बच्चे होंगे उसमें भी ये रोग दिखाई दे। तो यह एक तरह का पैदाइशी रोग होता है, जन्म के समय ही ये कुछ बच्चे में दिखाई देते हैं। तो इसलिए यह ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह किस प्रकार का रोग है, तो यह एक पैदाइशी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है मानसिक तनाव से, रोग एवं मानसिक तनाव से, बैक्टीरिया एवं वायरस से। तो दोस्तों WHO के गाइडलाइन के अनुसार
एक व्यक्ति तभी स्वस्थ माना जाता है जब वो रोग एवं मानसिक तनाव से बिल्कुल फ्री हो, तो वो स्वस्थ माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रोग एवं मानसिक तनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे रोग जो बहुत बहुत समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? या दोस्तों क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं या किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है तीव्र, चिरकालिक, रोग लक्षण या रोग चिन्ह। तो दोस्तों ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं या जिसका प्रकोप बहुत लंबे समय तक रहता है, ऐसे रोगों को चिरकालिक रोग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है। तो दोस्तों मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पोलियो दोस्तों वायरस के कारण फैलता है। और टाइफाइड जो है वो टाइफाइड मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और क्षय रोग होता है दोस्तों, ये भी बैक्टीरिया के कारण ही फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिकाओं के द्वारा होता है? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इनमें से सभी। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो मुख्य रूप से लिम्फोसाइट सेल के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन, इनमें से सभी। तो दोस्तों एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, लिवेनहॉक और रदरफोर्ड। तो दोस्तों फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनोलॉजी क्या होता है इसको सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इम्यूनोलॉजी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। तो प्रतिरक्षा विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें सभी प्राणियों के सभी प्रतिरक्षा तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के रूप में एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लुइस पास्चर ने दूध के पास्चराइजेशन की खोज की थी और जीवाणु की खोज लिवेनहॉक ने किया था। और रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स नामक दवाएं किसके खिलाफ काम करती है? तो दोस्तों ऑप्शन है जीवाणु, वायरस, दोनों के किसी भी रोगों के खिलाफ काम नहीं करता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो जीवाणु होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों जब भी हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो सिर्फ जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मक्खियाँ किस रोग के प्रसार में सहायक होती है? ऑप्शन है मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड और हैजा। तो दोस्तों मक्खियाँ जो होती है वो मुख्य रूप से हैजा को फैलाने में काफ़ी सहयोग देती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दीर्घकालिक रोग है। दोस्तों दीर्घकालिक रोग वैसे रोग को कहते हैं जिसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। तो ऑप्शन है मलेरिया, एक्जिमा, जुकाम और हैजा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मलेरिया। मलेरिया का प्रकोप लंबे समय तक बना रहता है, बाकी के इन सभी बीमारियों का जो प्रकोप है वो कुछ हफ्ते या कुछ दिनों तक ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा रोग कैसे फैलता है? ऑप्शन है प्रदूषित जल से, हवा में व्याप्त नमी से, मच्छर के काटने से और शारीरिक संपर्क से। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होने वाला एक रोग है जो प्रदूषित जल के पीने से होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रदूषित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सही वक्तव्य है? तो चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि मलेरिया क्यूलेक्स और फाइलेरिया एनोफ्लीज मच्छर से फैलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि मलेरिया जो है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण फैलता है, जबकि ये क्यूलेक्स मच्छर दिए हुआ है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मलेरिया एनोफ्लीज और फाइलेरिया क्यूलेक्स से फैलता है। तो दोस्तों ये तो लग रहा है सही कि मलेरिया एनोफ्लीज मच्छर के कारण फैलता है और फाइलेरिया क्यूलेक्स से फैलता है। अगले ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, मलेरिया हवा से और फाइलेरिया मच्छर से फैलता है। ये तो बिल्कुल गलत है, मलेरिया हवा से नहीं फैलता है बल्कि मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है ऑप्शन दोस्तों कि मलेरिया मच्छरों से और फाइलेरिया मक्खियों से फैलता है। तो ये तो समझ में आ रहा है दोस्तों कि मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन फाइलेरिया मच्छर से नहीं, फाइलेरिया मक्खियों से नहीं फैलता है, ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से और फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा वायरस से उत्पन्न रोग
नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है, तो रेबीज वायरस के कारण ही होने वाला रोग है। मम्पस ये भी वायरस से ही होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स जिसे हम लोग मिनी माता के नाम से जानते हैं, या अपने गाँवों में इसे माता मैया के नाम से जाना जाता है, तो ये जो बीमारी होती है ये भी वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो टाइफाइड ही एक ऐसा रोग है जो वायरस के द्वारा नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त के ग्रुप की जांच के अलावा रक्तदान के पूर्व किन रोगों की जांच होनी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन है एड्स, टाइफाइड, सिफिलिस, इनमें से सभी। तो दोस्तों रक्त के ग्रुप की जांच करते समय या रक्तदान के पूर्व हमें एचआईवी की जांच करनी चाहिए। एचआईवी से एड्स फैलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलिसा नामक जांच मुख्यतः किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स और कैंसर के लिए। तो दोस्तों एलिसा जो होता है, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और दोस्तों ये जांच जो है वो मुख्य रूप से एड्स बीमारी का पता करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुअर या गाय के अपूर्ण पके हुए मांस से किस जीवाणु या परजीवी के संक्रमण होने का खतरा बना रहता है? तो दोस्तों ऑप्शन है फीता कृमि, मलेरिया परजीवी, फाइलेरिया परजीवी और इनमें से सभी। तो दोस्तों सुअर या गाय के अपूर्ण पके मांस के खाने से फीता कृमि नामक परजीवी या जीवाणु का संक्रमण बना रहता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं कि फीता कृमि एक अमेरुदंडी परजीवी है। यह रीढ़धारी प्राणी जैसे कि मानव के शरीर में अंतः परजीवी के रूप में निवास करता है। इसकी कुछ प्रजातियां 100 फीट से लेकर 30 मीटर तक की 30 मीटर तक बढ़ सकती है। इसका शरीर फीता की तरह लंबा और अनेक खंडों में बटा होता है। शरीर के प्रत्येक खंड को प्रोग्लोटिड कहते हैं। प्रत्येक प्रोग्लोटिड में नर एवं मादा अंग मौजूद होता है। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन नामक अद्भुत औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फफूंद। तो दोस्तों पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियन नामक फफूंदी से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से किस रोग का संक्रमण संक्रमित सुई से हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन है घेघा, हेपेटाइटिस बी, पेचिस और मधुमेह। तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी जो है वो संक्रमित सुई के उपयोग करने से फैल सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोग वाहक कीट का उदाहरण है? तो दोस्तों ऑप्शन है मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा और इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो हैं वो सभी रोग वाहक कीट की श्रेणी में ही आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी।